तो ये इस सराउंडिंग में जो भी आदमी काम कर रहा है उसको डिस्टर्ब होगा। तीसरा चीज़ है कि इससे डिस्टेंस मेंटेन करना होगा, इससे सर्टेन डिस्टेंस, इस मशीन के चारों तरफ सर्टेन डिस्टेंस। इसी तरह देखिएगा कि रोपवे होता है, रोप मतलब रस्सी, अवे माने रास्ता। जैसे राजगीर वगैरह या पहाड़ी क्षेत्र में रोपवे ज़्यादा दिखाई देता है। इसमें क्या है कि ये रस्सी, दो व्हील रहते हैं और इसमें रस्सी इसी में ट्रॉली बना हुआ रहता है। ट्रॉली बना हुआ था, ये मूव कर रहा है, इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। ट्रॉली पर मानिए कि यह फर्स्ट पॉइंट है और ये सेकंड पॉइंट है, इस डायरेक्शन में मोशन है, यहाँ लोड होगा, वहाँ जाकर अनलोड हो जाएगा, वहाँ लोड हो जाएगा, फिर से यहाँ आके अनलोड हो जाएगा। तो रोप मतलब रस्सी, वे माने रास्ता, इसको कहा जाता है रोपवेज, वैसा रास्ता जो रस्सी के थ्रू चलता। दूसरी तरफ कि जितने भी क्रेन वगैरह देखिएगा या लिफ्ट देखिएगा उसमें भी रस्सी का यूज होता है, समझे। अगर रोपवेज ही बना है तो यहाँ भी रस्सी के थ्रू रास्ता है, यहाँ भी कुछ एक सर्टेन डिस्टेंस जो है वो प्रोहिबिटेड होना चाहिए ताकि उसमें लोग नहीं आए। तो इसके अंतर्गत दो प्रावधान कहता है। पहली बात कहता है कि द लिफ्टिंग मशीन, चेन, रोप एक्सेट्रा शैल बी properly inspected at the interval of 12 months यानी 12 माह के अंतराल पर लिफ्टिंग मशीन, चेन, रस्सी इत्यादि का निरीक्षण कराया जाएगा और साथ में इससे एटलीस्ट 6 मीटर का जो रेडियस है, एटलीस्ट 6 मीटर का जो रेडियस है वो प्रोहिबिटेड होगा। कम से कम 6 मीटर का रेडियस जो है वो प्रोहिबिटेड होगा, यानी कि उस रेडियस में वही लोग जाएंगे जो उसका यूज टू हो, दूसरे किसी को अलाउ नहीं किया जाएगा। तो ये हमारा ये प्रावधान कहता है। नेक्स्ट प्रोविजन है वो है रिवॉल्विंग मशीन। घूर्णन मशीन, रिवॉल्विंग मशीन मतलब घूर्णन मशीन। इसका मेन फंक्शन क्या होता है कि कहीं भी घिसना है, पीसना है, पाउडर बनाना है, पिसाई करना है, सान धराना, दांत काटना, ये सब रिवॉल्विंग मशीन का काम है। जैसे कैंची में सान धराते हैं तो जो व्हील रोटेट करता है उसको कहते हैं रिवॉल्विंग मशीन। आटा चक्की में एक चक्की फिक्स होता है और एक मूविंग मोशन में रहता है, घूमता है, जिसके चलते ऊपर से गेहूं गिरता है और वो आटा पीस करके पाउडर बना करके दे देता है। तो रिवॉल्विंग मशीन का यही काम है। गोदरेज कंपनी में जाइएगा, तिजोरी देखिएगा, सेफ पर दो तरह का, ढलवा लोहा, पिटवा लोहा जानते हैं, इसमें पिटवा लोहा का यूज होता है, पिटवा लोहा हार्ड होता है। तो ये दो लोहा को ऐसे सटा दिया और इसको लॉक कर दिया और इस एज को बहुत शार्प राउंड कर देता है। राउंड करने का काम रिवॉल्विंग मशीन करता है, इसलिए कि राउंड ढालिएगा तो राउंड हो सकता है, लेकिन पिटवा लोहा में राउंड कभी नहीं होगा। तो इसको राउंड करने के लिए रिवॉल्विंग मशीन से क्या करता है, घिसाई कर देता है और घिस करके राउंड बना देता है। ठीक है। तो यहाँ कहता है कि इस तरह का जो मशीन आप यूज़ कर रहे हैं, कोई भी रिवॉल्विंग मशीन, चाहे आप कैंची में सान धराने के लिए यूज कर रहे हैं, चाहे पिसाई करने के लिए यूज कर रहे हैं, समझे, इसके स्पीड को, स्पीड ऑफ द मशीन
उसके बॉडी पर नोट कर दीजिएगा। मशीन के स्पीड को उसके बॉडी पर नोट कर दिया जाए। इसलिए कि अगर बहुत ज़्यादा स्पीड होगा तो वो किसी इक्विपमेंट से, किसी ऑपरेटर्स को पकड़ करके उसके सहारा से उस मशीन का यूज करेगा। अगर कम स्पीड होगा तो नेकेड हैंड से, वो हाथ से, खुला हाथ से वो पकड़ करके वो मशीन का यूज़ कर सकता है। तो इसलिए कहता है कि बॉडी पर उसके स्पीड को मेंशन कर दीजिए, ताकि उस हिसाब से वो प्रिकॉशन लेकर के उसका यूज़ करे। लेकिन यहाँ एक चीज़ जानना चाहिए कि आज के डेट में ये रिवॉल्विंग मशीन के स्पीड को बॉडी पर नोट कर दिया जाए, ये तो कानून कह दिया। लेकिन लेट कि 20 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से चलाना है, कहीं 40 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से चलाना है, 60 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से चलाना है, 100 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से चलाना है, या इधर 10 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से चलाना है। तो वैसी स्थिति में हमको 5 मशीन रखना होगा। 5 मशीन रखना होगा, अलग अलग स्पीड का, अलग अलग मशीन उसके बॉडी पर नोट कर रहा है। आजकल क्या करता है कि अलग अलग मशीन नहीं रखता है, वो क्या करता है कि मशीन के साथ रेगुलेटर इंस्टॉल कर देता है। जैसे हम लोग आयरन में देखते हैं कि कॉटन करना है, पॉलिस्टर करना है, वोलन गारमेंट करना है, जिसमें करना है आप उस हिसाब से फिक्स कर लीजिए, उस हिसाब से वो हीट होगा। उसी तरह से आपको जितना स्पीड में चलाना है आप खुद फिक्स कर लीजिए और अपना प्रिकॉशन लीजिए, अपने सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए उस तरह से या तो हाथ से पकड़ के काम कीजिए और नहीं तो आप किसी इक्विपमेंट से उसको इंस्टॉल करके धीरे धीरे उसका क्लोजर टू करके तब उसका यूज कीजिए। तो यहाँ सिंपल कहता है कि द स्पीड ऑफ द रिवॉल्विंग मशीन शैल बी इंडिकेटेड एट द ऑन द बॉडी ऑफ द मशीन, में घूर्णन मशीन के गति को उसके बॉडी पर अंकित किया जाएगा। अगला जो प्रोविज़न है वह है एक्सेसिव वेट, अत्यधिक भार। अगर कोई वर्कर है और उस पर बहुत ज़्यादा वेट दे करके और कहिए कैरी करो ढोने के लिए, तो हो सकता है वो स्लिप करके गिर जाए या वेट के कारण गिर जाए, जिसके चलते उसकी सेफ्टी को खतरा हो जाए, इंजर्ड हो जाए, मर भी सकता है, डिसेबल्ड भी हो सकता है। तो कोई भी वर्कर पर एम्प्लॉयर जो है, एम्प्लॉयर प्रेशर इम्पोज नहीं करेगा, प्रेशर वर्कर पर इम्पोज नहीं करेगा टू कैरी एक्सेस वेट, टू कैरी एक्सेस वेट। अत्यधिक भार ढोने के लिए एम्प्लॉयर किसी भी वर्कर पर प्रेशर नहीं डालेगा, दबाव नहीं डालेगा। अब है कि कोई वर्कर कितना ढो सकता है, इसका जस्टिफिकेशन या इसका ऑलरेडी डाटा बना हुआ है मेडिकल साइंस में। हेल्थ, हाइट, वेट, ये सब हिसाब से वो बना हुआ है कि कोई आदमी कितना कैरी कर सकता है। एक एक्सपीरियंस अलग होता है कि एक्सपीरियंस है ज़्यादा ढोने का, वो ढो लेगा। लेकिन नॉर्मल मैनर में ये मेडिकल साइंस जो है वेट को मेडिकल साइंस के अंतर्गत वेट को डिटरमाइन किया जाता है, डिटरमाइन करता है, निर्धारित करता है वेट। अगर ऐसा भी सिचुएशन आता है कि मेडिकल साइंस ने किसी वर्कर के लिए 30 केजी वेट डिटरमाइन किया कि अप्रॉक्सीमेट 30 केजी, तो वो 30 किलो वेट कैरी करेगा। लेकिन अब क्वालिटी ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर या वे ऑफ कैरी, यानी कि हमारा क्या कैरी करने का पाथ है, हमको हॉरिजेंटल कैरी करना है, वर्टिकल अपवार्ड जाना है, वर्टिकल डाउनवार्ड जाना है। अगर वर्टिकल अपवार्ड जाना है तो जो हमारा लेडर है, सीढ़ी है, उस सीढ़ी का कितने एंगल पर बना हुआ है। वर्टिकल डाउनवार्ड जाना है तो उसके लिए सीढ़ी कितने एंगल पर है। ये बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। दूसरा कि फ्लोर का
क्या क्वालिटी है, टाइल्स किस तरह का है, विदाउट टाइल्स है, फ्रिक्शन लेस है, बहुत सारा फैक्टर होता है। तो इसीलिए यहाँ कह दिया कि अगर 30 केजी मेडिकल साइंस आपके लिए वेट फिक्स किया है, डिटरमाइन किया है, तो वो तो आपके इंफ्रास्ट्रक्चर की क्वालिटी को ध्यान में नहीं रख के किया है, वो तो एक नॉर्मल मैनर में कर दिया कि अप्रॉक्सीमेट 30 केजी सच वर्कर कैन कैरी, समझे। तो वहाँ आप जब इंफ्रास्ट्रक्चर के क्वालिटी को ध्यान में रखिएगा तो इसको वर्कर जो है वो चेंज कर सकता है, मिनिमाइज कर देगा, और यह डिसिप्लिनरी एक्शन नहीं माना जाएगा और एम्प्लॉयर इसके लिए दबाव नहीं डालेगा। हाँ, अब ये प्रॉब्लम हो सकता है कि वो कह दे कि 2 kg ही कैरी करेंगे, नॉट मोर देन 2 kg, इट मे बी ऑफेंस। यह गलती हो सकता है कि आप 30 kg आपके लिए प्रेस्क्राइब्ड है, आप सीधे कह रहे हैं कि हम 2 kg ही वेट कैरी करेंगे, तो ये आपका ऑफेंस हो सकता है, ये आपकी गलती मानी जा सकती है। लेकिन 30 kg के अगेंस्ट में अगर वो कह रहा है कि हम 20 kg ही कैरी करेंगे, 25 करेंगे, ये आपका ऑफेंस नहीं होगा, वो अपना चेंज कर लेगा। तो कहता है कि द एम्प्लॉयर कांट प्रेशराइज एनी वर्कर टू कैरी एक्सेस वेट, समझे, कि नियोजक जो है अत्यधिक भार ढोने के लिए श्रमिक पर दबाव नहीं डालेगा। इट शैल बी डिसाइडेड बाय द वर्कर्स, ये श्रमिक द्वारा खुद निर्धारित किया जाए। अगला है फ्लोर स्टेयर्स मीन्स ऑफ एक्सेस। फ्लोर माने छत, स्टेयर सीढ़ी, मीन्स ऑफ एक्सेस गलियारा वगैरह, छज्जा वगैरह है। तो यहाँ हम देखते हैं कि फ्लोर का ही एग्जाम्पल ले लें। यह मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग है, यहाँ से कोई गिरे, यहाँ से गिरे और यहाँ से गिरे, तो जितना हाइट बढ़ेगा, जमीन है, अर्थ सरफेस है, तो अर्थ सरफेस से जितना हाइट बढ़ेगा उतना ही जब आदमी गिरेगा तो प्रोजेक्टाइल लंबा बनेगा। इसलिए कि जब आदमी मूव करता है तो एक बॉडी फोर्स रहता है, तो यहाँ से गिरेगा प्रोजेक्टाइल छोटा ऐसे सीधे खींच लेगा, यहाँ से प्रोजेक्टाइल उससे बड़ा इधर सीधे खींच लेगा, यहाँ से प्रोजेक्टाइल और बड़ा तब सीधे खींचेगा। तो प्रोजेक्टाइल के कारण जो है वह अलग अलग डिस्टेंस पर गिरेगा। जो कम हाइट का होगा वो कम डिस्टेंस पर गिरेगा, जो उससे ज़्यादा हाइट है ज़्यादा डिस्टेंस पर, उससे ज़्यादा हाइट है उससे भी ज़्यादा डिस्टेंस पर गिरेगा। यह डिस्टेंस देखना है। कानून कहता है यह डिस्टेंस देखिए, अगर मोर देन 2 मीटर्स, मोर देन 2 मीटर्स, 2 मीटर से ज़्यादा डिस्टेंस पर गिरने की संभावना हो, ये डिस्टेंस देखेंगे, और 2 मीटर से ज़्यादा अगर दूरी पर गिरने की संभावना हो तो इस तरह के सीढ़ी है, फर्श है, गलियारा है, बालकोनी है, ये सबको मजबूत रेलिंग से, स्ट्रॉन्ग रेलिंग से इसकी घेराबंदी करा दी जाएगी। स्ट्रॉन्ग रेलिंग से इसकी फेंसिंग कराई जाएगी। यदि फ्लोर, स्टेयर्स, मीन्स ऑफ एक्सेस एक्सेट्रा से 2 मीटर से ज़्यादा डिस्टेंस पर गिरने की संभावना हो, देयर इज पॉसिबिलिटी टू ड्रॉप मोर देन 2 meters, at more than 2 meters, then it shall be fenced with a strong railing, मजबूत रेलिंग से इसकी घेराबंदी करा दी जाएगी, समझे। यदि फर्श, सीढ़ी, गलियारा इत्यादि से 2 मीटर से अधिक दूरी पर गिरने की संभावना हो तो इसकी मजबूत रेलिंग से घेराबंदी कराई जाएगी। नेक्स्ट जो प्रोविज़न है वह है प्रेशर प्लांट। एक बॉडी पर होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर,
वायुमंडलीय दबाव। अगर वायुमंडलीय दबाव बढ़े या घटे तो ब्लड सर्कुलेशन, हार्ट का प्रॉब्लम को थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट होता है, ब्लड सर्कुलेशन डिस्टर्ब हो जाता है। तो आदमी के नाक से, कान से, मुंह से ब्लडिंग हो सकता है और फिट मार सकता है, बेहोश हो सकता है। तो जैसे बेहोश हुआ या इस तरह का सेंस उसका नर्व सिस्टम डिस्टर्ब हुआ और बेहोशी आया, तो जब भी गिरेगा वहाँ कोई बिछावन नहीं है, बेड नहीं है, सोफा नहीं है, वो गिरेगा मशीन पर या दूसरे जगह जहाँ हार्म कर सकता है। तो कहता है कि अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर, प्लेस ऑफ वर्क पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिस्टर्ब हो रहा ड्यू टू मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, और ये क्यों, तो देखिएगा कि डिफरेंट एलिमेंट्स का जब हम यूज करते हैं किसी भी प्लेस ऑफ वर्क पर, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स का यूज करते हैं, एलिमेंट्स या कंपाउंड्स का यूज करते हैं, तो वो डिफरेंट टाइप्स का इम्पैक्ट देता है। कुछ एटमॉस्फेरिक प्रेशर को बढ़ा भी सकता है, कुछ घटा भी सकता है, और सबसे ज़्यादा एलिमेंट का यूज होता है केमिकल इंडस्ट्री में, केमिकल एंड फार्मास्यूटिकल में सबसे ज़्यादा, केमिकल एंड फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा एलिमेंट्स का यूज होता है। तो यहाँ एटमॉस्फेरिक प्रेशर अगर प्लेस ऑफ वर्क पर डिस्टर्ब हो रहा है तो एंटी प्रेशर डिवाइस इंस्टॉल करना है, एंटी प्रेशर डिवाइस। अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर को कम कर रहा है तो वहाँ बढ़ जाए, और अगर बढ़ रहा है तो वहाँ एटमॉस्फेरिक प्रेशर को डाउन कर दे। तो यहाँ यही कहता है प्रेशर प्लांट में कि अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिस्टर्ब हो रहा हो तो उसको बैलेंस करने के लिए डिवाइस इंस्टॉल करेंगे, तो उसको कहते हैं एंटी प्रेशर डिवाइस। अगला है पिट सम्स, ओपनिंग फ्लोर्स, गर्त, हौज, फर्श में सुराख। जैसे अभी हरियाणा वगैरह में बच्चा गिर जाता है बोरवेल में, वो क्या है, फर्स्ट 5 ईयर प्लान के दौरान ये बोरवेल गाड़ा गया पानी निकालने के लिए, वाटर के लिए बोरवेल गया। इसका डायमीटर ज़्यादा है, और बच्चा का जो बॉडी का डायमीटर है कम होता है, वो क्या है, इजीली जो है वो गिर जाता है। और बहुत बार सेना के बुलाया गया आदमी को, समझे, आकर के उसको लाइफ को सेव किया। तो इस तरह के अगर कारखाना परिसर में है, कोई हौज है, गर्त है, फर्श में सुराख है, तो कहता है कि इट शुड बी प्रॉपरली कवर्ड। जैसे पटना वगैरह में देखिएगा या मेट्रोपॉलिटन सिटी में कि 2 तरह का ड्रेनेज दिखाई देगा, नाली दिखाई देगा, एक एबव ग्राउंड जो विजिबल होता है, एक बिलो ग्राउंड। तो बिलो ग्राउंड क्या होता है कि सीधे नाली जो है वो एक नीचे जाता है और तब वहाँ से वो, तो इसको जितने भी बिलो ग्राउंड ज़मीन के अंदर वाला नाली है उसको क्या किया जाता है, प्रॉपरली कवर्ड रहता है, जिससे कि कैजुअलिटी नहीं। तो यही कहता है कि अगर प्रीमिसेस के अंतर्गत इस तरह का स्थिति हो, कोई हौज बना हो या गर्त बना हो या फर्श में सुराख छोड़ा गया हो किसी भी काम के लिए, तो यहाँ छोड़ा जा रहा है कि वाटर भी जाएगा, और इसको साफ़ करना है तो कवर हटाएंगे, सफाई कर देंगे, या इसी से पानी नीचे अंदर जाएगा। तो इसको प्रॉपरली कवर्ड कर देना है ताकि कैजुअलिटी नहीं हो, सेफ्टी को खतरा नहीं हो, आदमी अपने आप को सेफ महसूस करे। तो आता है कि द पिट सम्स ओपनिंग इन फ्लोर्स एक्सेट्रा सिचुएटेड इन द प्रीमिसेस ऑफ द फैक्ट्री
शैल बी प्रॉपरली कवर्ड, ठीक ढंग से उसको कवर्ड करा दिया जाएगा। आंखों की सुरक्षा, प्रोटेक्शन ऑफ आईज, जनरली लाइट से, डस्ट से वर्कर के आंख जो है वो डिस्टर्ब होते हैं। इसके अलावा भी है वह है हीट। आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री में ज़्यादातर हीट से खराब होता है, तो यहाँ लाइट और डस्ट रखें, क्योंकि वहाँ ब्लास्ट फर्नेस के टेम्परेचर 1600 डिग्री टेम्परेचर आता है सेंटीग्रेड में, उसको ठंडा कराना बड़ा मुश्किल है। लेकिन सराउंडिंग उस तरह की व्यवस्था रहती है कि इंजरी कम हो, फिर भी वर्कर को ग्लूकोमा हो जाता है, उसका विजन गायब हो जाता है। जब तो कहता है कि ये सब से, डस्ट से, लाइट से, ये सब से वर्कर की आँख को प्रोटेक्ट करने के लिए प्रॉपर डिवाइस इंस्टॉल कीजिए, इंस्टॉल कर दीजिए, या आप उसको दीजिए, प्रोवाइड कीजिए। जैसे कलर ग्लास है, यानी गॉगल्स है, रंगीन चश्मा है, समझे, वो रंगीन चश्मा दे दीजिए। और वो रबर पैक चश्मा रहता है, अंदर जो है वो जैसे चश्मा लगाएगा वो पूरे स्किन में कवर कर देता है, डस्ट पार्टिकल नहीं जाते हैं। और जहाँ लाइट वगैरह हीट का काम किया जाता है, लाइट जहाँ होता है उसको कलर ग्लास दिया जाता है, ताकि लाइट का इम्पैक्ट जो है उसके आँख पर नहीं पड़े। यानी द आईज ऑफ द वर्कर शैल बी प्रोटेक्टेड एंड proper device shall supply or make available to the worker at place of work. Next है प्रोटेक्शन अगेंस्ट डेंजरस फ्यूम्स गैस एक्सपोजर। ये डेंजरस फ्यूम्स या गैस जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं। डेंजरस फ्यूम या गैस जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं। एक होता है जो एक्सीडेंटल होता है, और एक होता है जो मैन्युफैक्चर्ड होता है। एक्सीडेंटल से सेफ रखने के लिए आप प्रॉपर सेफ्टी जो भी मेजर्स बताया गया है उसका टाइम टू टाइम आप उसको देखते रहिए, ठीक रहेगा। लेकिन जो मैन्युफैक्चर्ड हो, जो डेंजरस फ्यूम्स या गैस मैन्युफैक्चर्ड हो, वहाँ आपको प्रॉपर प्रिकॉशन लीजिए, उसके लिए प्रोटेक्शन की व्यवस्था कीजिए। अब क्या था, मिथाइल आइसोसाइनाइड, मिथाइल यूनियन कार्बाइड की कंपनी भोपाल, वो रिसाव हो गया। तो वो जो था हमारा वो मैन्युफैक्चर था, हम बनाए थे कीटनाशक बनाने के लिए। तो यहाँ हम लोग उससे प्रोटेक्ट नहीं किए तो बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो गया। और उस एक्सीडेंट का रिजल्ट ये हुआ कि फैक्ट्रीज एक्ट को 1986 में अमेंड करना पड़ा, और अमेंड करके चैप्टर 4A उसमें इंक्लूड करना पड़ा। तो जो कि आगे हम लोग देखेंगे उसको। तो कहता है कि मानिए कि आप एक्सीडेंटल है तो वहाँ पर आप अदर सेफ्टी मेजर्स को एडॉप्ट कीजिएगा तो वो रुक सकता है, उस तरह की सिचुएशन नहीं आ सकती है। लेकिन जो आप मैन्युफैक्चर करते हैं, जिसका निर्माण करते हैं, डेंजरस फ्यूम या गैस का अगर निर्माण करते हैं, तो वहाँ
आपको प्रॉपर प्रोटेक्शन रखना होगा। अब ये कैसे, कहाँ कहाँ इस पर ध्यान देना होगा, तो ये प्लांट जहाँ बन रहा है, इसको पाइप से हम ले जाते हैं, चैम्बर बना हुआ रहता है जिसमें हम लोग एश्योर करता है कंपनी। अब क्या है, इसको यूज़ करना है। एयर टाइट रहता है, यहाँ से इसमें फिल करना है, इसको ओपन कर देंगे, इसको लॉक कर देंगे, इसमें फिल हो जाएगा, इसको लॉक कर देंगे, इसको ओपन करेंगे, आगे चला जाएगा, इसको ओपन कर देंगे, इसको लॉक कर देंगे, ये भर जाएगा, फिर से इसको ओपन करेंगे, इसको लॉक करेंगे, इसको ओपन करेंगे, यहाँ भरेगा और यहाँ से यूज होगा तब तक ये खाली हो जाएगा, और खाली हो जाएगा तो फिर से वहाँ से हम यहाँ चैम्बर में डिप स्टोरिंग शुरू कर देंगे, समझे। तो ये मशीन है, ये पाइप हो गया, ये चैम्बर हो गया, ये चैम्बर, ये वाट, पिट वाट, ये सब पर प्रॉपर प्रिकॉशन रखना होगा कि कहीं से एक्सीडेंट की संभावना नहीं रहे, कहीं से लीकेज की संभावना नहीं रहे, इस पर प्रॉपरली केयर लेना पड़ेगा। और यहीं केयर नहीं हुआ, एकदम बहुत स्लाइट रिसाव हुआ था, और इस रिसाव का बहुत ज़्यादा कैजुअलिटी हो गया। चूँकि इंटरनल प्रेशर बहुत हाई रहता है और एक्सटर्नल प्रेशर बहुत लो रहता है, तो इससे निकलने की तीव्रता बहुत ज़्यादा हो, बहुत स्पीड से निकलेगा। ये इंटरनल प्रेशर लाख में है और ये सैकड़ा में है, तो जैसे मिलेगा जगह, वो इंटरनल प्रेशर बहुत ज़्यादा हाइड है, वो चूँकि गैस को हम लोग लिक्विड के फॉर्म में रख देते हैं बना करके, तो प्रेशर बहुत ज़्यादा अंदर बढ़ जाता है, वहीं बहुत तेज़ी से निकलता है। जैसे गैस का सिलेंडर है, उसको लिक्विड फॉर्म में रखते हैं और वो नेचर है उसका गैसियस फॉर्म, तो जैसे उसको जगह मिलता है बहुत तेज़ी से वो निकलना शुरू कर देता है। तो वही स्थिति यहाँ है। तो कहता है कि इस सब पर प्रॉपर प्रिकॉशन लेना है। नेक्स्ट है यूज ऑफ पोर्टेबल इलेक्ट्रिक लाइट। पोर्टेबल इलेक्ट्रिक लाइट बहुत ऐसे कारखाना है जहां इमरजेंसी के लिए, इमरजेंसी को ध्यान में रखते हुए हम पोर्टेबल इलेक्ट्रिक लाइट प्रोवाइड करते हैं, समझे। और वो पोर्टेबल इलेक्ट्रिक लाइट से क्या होता है कि किसी भी इमरजेंसी सिचुएशन में, और जनरली ये ज़रूरत होता है नाइट टाइम में, कि नाइट टाइम में हम इमरजेंसी को ध्यान में रखते हुए पोर्टेबल इलेक्ट्रिक लाइट देते हैं, जिससे कि वह कार्यस्थल पर अनकंफर्टेबल महसूस नहीं करे। अब देखिएगा, नॉर्मली ये स्विच है, इधर से प्लस आ रहा है, और जब कनेक्ट करेंगे तो इधर से प्लस जाएगा। स्विच को ऑन करेंगे तो इसकी कनेक्टिविटी इससे हो जाएगी, यहाँ प्लस का आएगा और फिर से प्लस रोटेट होके जाएगा। जैसे स्विच को ऑन करते हैं तो रात के अंधेरा में जब देखेंगे तो स्पार्क होता है, स्पार्क होता है। लेकिन हम एक बैटरी को पॉजिटिव निगेटिव करके भर देते हैं तो स्पार्क में नहीं होता है। और यहाँ
अगर पॉजिटिव और निगेटिव को सटा दिया जाए आग लग सकती है। तो इसके पीछे जो फैक्टर है वो है वोल्ट। ये होता है 1.2 वोल्ट का, 1.5 वोल्ट का, 1.5 वोल्ट का होता है, और ये होता है 220 वोल्ट का। तो 1.5 वोल्ट का है तो पॉजिटिव को नेगेटिव से भी सटा देते हैं तो कोई स्पार्किंग का टेंडेंसी नहीं, और यहाँ अगर पॉजिटिव को नेगेटिव से सटा दें तो आग लग जाएगी। तो एक इमरजेंसी लाइट देना होता है प्लेस ऑफ वर्क पर जो कि सेफ हो, और ये ज़्यादातर पेट्रोलियम इंडस्ट्री वगैरह में बहुत कारगर होता है कि नाइट में एकाएक पावर ब्रेक हो जाए, पावर फेल कर जाए, तो वहाँ इमरजेंसी लाइट उसको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करता है। और वहाँ थोड़ा सा भी स्पार्क मिलेगा तो प्लेस ऑफ वर्क पर चूँकि वेपराइज होकर के बहुत ज़्यादा भरा हुआ रहता है तो आग लगने की संभावना रहती है। ऐसे उसके लिए प्रिकॉशन लेना है। फिर भी यहाँ कहता है कि मैंने इमरजेंसी पॉइंट ऑफ व्यू से आप पोर्टेबल इलेक्ट्रिक लाइट सप्लाई कीजिए। अब ऑन ऑफ करना है। यहाँ ऑन ऑफ जैसे कर रहे थे स्पार्क की टेंडेंसी दिखाई दे रही थी, तो उस इमरजेंसी लाइट को भी जो पोर्टेबल इलेक्ट्रिक लाइट है उसको भी ऑन ऑफ करने की ज़रूरत होगा। तो कानून कहता है कि मैक्सिमम 24 वोल्ट, मैक्सिमम 24 वोल्ट का अगर दे रहे हैं तो वैसी स्थिति में कितना हूँ मिस हैंडलिंग करते हुए भी अगर ऑन ऑफ करेगा तो स्पार्किंग की टेंडेंसी नहीं होगी। यानी द एम्प्लॉयर शैल प्रोवाइड पोर्टेबल इलेक्ट्रिक लाइट ऑफ मैक्सिमम 24 वोल्ट टू द वर्कर्स एट प्लेस ऑफ वर्क। नियोजक द्वारा अधिकतम 24 वोल्ट का पोर्टेबल इलेक्ट्रिक लाइट कार्यस्थल पर श्रमिकों को दिया जाएगा। इससे ज़्यादा का आप नहीं लीजिए। नेक्स्ट है इनफ्लेमेबल, ज्वलनशील और एक्सप्लोसिव और विस्फोटक, धूल, गैस इत्यादि। जैसे पेट्रोलियम इंडस्ट्री में वो पेट्रोल गिर रहा है, डीजल गिर रहा है, केरोसिन ऑयल गिर रहा है, वो वेपराइज होकर के प्लेस ऑफ वर्क पर क्या होगा, फैल जाएगा। प्लेस ऑफ वर्क पर ये फैल जाएगा। इसको थोड़ा सा भी स्पार्क मिले वह आग लग जाएगी। इसी तरह बहुत सारे हम लोग जैसे एमुनेशन इंडस्ट्री में जाते हैं तो उस एमुनेशन इंडस्ट्री में एक्सप्लोसिव का यूज़ होता है। ये भी कुछ ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जो एयर के कांटेक्ट में आने पर वो जलने लगते हैं, इसमें आग लग जाती है। तो ये प्लेस ऑफ वर्क पर तो यूज़ करना है। और यह जो सिचुएशन है कि जब पेट्रोलियम इंडस्ट्री में जा रहे हैं और वो वेपराइज हो रहा है, वो हाईली इनफ्लेमेबल होता है, तो इसको प्लेस ऑफ वर्क से क्विक डिस्पोज करने की ज़रूरत होती है। तो क्विक डिस्पोज करने के लिए क्या करिएगा कि इसको इस तरह से बनाया जाता है और यहाँ एग्जॉस्ट फैन लगा करके ऊपर के डायरेक्शन में फेंक दिया जाता है। ऊपर जब डायरेक्शन में फेंक देंगे ऊपर जाके अपना जले। तो पेट्रोलियम इंडस्ट्री में इर्द गिर्द जब रात में देखिएगा ये बहुत दूर तक उजाला दिखाई देता है। इसलिए उजाला दिखाई देता है क्योंकि वो जो वेपोराइज किया मैंने जो एग्जॉस्ट किया जाता है, जो वेपोराइज पेट्रोलियम होते हैं उसको जैसे प्लेस ऑफ वर्क से एग्जॉस्ट करते हैं वैसे ऊपर जा कर के जलने लगता है। इसी तरह से केमिकल इंडस्ट्री में जाइएगा
या एमुनेशन की इंडस्ट्री में जाइएगा तो वहाँ भी देखिएगा कि बहुत ऐसे एक्सप्लोसिव है या इनफ्लेमेबल है जिसको वो वेपोराइज मैंने एग्जॉस्ट करता है, समझे, एग्जॉस्ट करता है तो जलता है। केमिकल इंडस्ट्री में बहुत मिलेगा। तो इसको कहता है कि द इनफ्लेमेबल और एक्सप्लोसिव डस्ट गैस शैल बी डिस्पोज्ड फ्रॉम द प्लेस ऑफ वर्क। इसको कार्यस्थल से विस्थापित करने के लिए व्यवस्था की जाएगी। इसके लिए प्रॉपर डिवाइस लगाया जाता है, समझे। अब जैसे ऊपर जाता है जलता है, तो चूँकि सबसे ज़्यादा एलिमेंट का यूज केमिकल इंडस्ट्री में होगा, तो केमिकल इंडस्ट्री में जब फायर का कलर देखिएगा तो ऐसे नॉर्मली हम लोग लाल कलर का आग देखते हैं। केमिकल इंडस्ट्री में आपको ब्लू कलर का, ग्रीन कलर का, येलो कलर का, डिफरेंट कलर का मिलेगा। इसलिए कि जो एलिमेंट अपने कलर में जलेगा, जो एलिमेंट को हम एग्जॉस्ट कराएंगे वो अपने कलर में ऊपर जाकर जलेगा। तो इस तरह से ये प्लेस ऑफ वर्क को सुरक्षित रखना है। नेक्स्ट है प्रिकॉशन इन केस ऑफ फायर। आग की स्थिति में सावधान। आग कब लगेगी अननोन है, उसका ना टाइम फिक्स है, ना एरिया फिक्स है, प्लेस फिक्स है। तो लेकिन आग कभी भी लग सकती है। अब है कि आग लगे लेकिन कैजुअलिटी नहीं हो, ये बहुत बड़ा फैक्टर होता है। तो अगर कहीं भी आग लगने की संभावना हो, जैसे अपार्टमेंट में है, जैसे घर में है, गाड़ी में है, हर जगह, उसके लिए क्या किया जाता है कि प्रिकॉशन लिया जाता है। पहला प्रिकॉशन, कहीं भी अगर आग लगती है, कोई भी इंडस्ट्री हो या जनरल नॉर्मल हाउस हो, तो पहला प्रिकॉशन होना चाहिए अलार्म या इंडिकेटर के संबंधी। अलार्म या इंडिकेटर, इसकी व्यवस्था होनी चाहिए कि तुरंत अलार्म कर दें। और अलार्म से क्या होगा कि जितने भी अदर हैं जो अफेक्टेड नहीं हैं वो तुरंत सावधान हो जाए कि कोई न कोई एक्सीडेंट हुआ है या होने की संभावना है। और दूसरा फायर सीजर, फायर सीजर की व्यवस्था होनी चाहिए, अग्निशामक की व्यवस्था होनी चाहिए। तो जिस नेचर का अग्निशामक चाहिए उस तरह से व्यवस्था करना है। यानी कंसीडरिंग द फायर, प्रॉपर अरेंजमेंट ऑफ अलार्म और इंडिकेटर, फायर सीजर एक्सेट्रा विल बी मेंटेन्ड। कि आग की संभावना को देखते हुए इंडिकेटर या अलार्म, अग्निशामक इत्यादि की उचित व्यवस्था की जाए। लास्ट प्रावधान है सेफ्टी ऑफिसर। कहता है कि अगर फैक्ट्रीज में 1000 और मोर वर्कर्स एम्प्लॉयड हैं, 1000 या अधिक श्रमिक एम्प्लॉयड हैं, देन द एम्प्लॉयर शैल अपॉइंट, ये एम्प्लॉयर अपॉइंट करेगा सेफ्टी ऑफिसर। अगर 1000 या अधिक श्रमिक नियोजित हैं तो एम्प्लॉयर जो है वो सेफ्टी ऑफिसर की अपॉइंटमेंट करेगा। अब है कि सेफ्टी ऑफिसर की क्या क्वालिफिकेशन होगा। इनकी ड्यूटीज़ क्या होगी, इनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी,
ये सब सेफ्टी ऑफिसर की